बचपन से ना एक रटा रटाया फॉर्मूला हर किसी के दिमाग में डाला जाता है। अच्छे नंबर लाओ, किसी बेहतरीन कॉलेज में दाखिला ले लो और बस एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ लो। हाँ, और ऐसा लगता है जैसे बस यही एक तरीका है जिंदगी सेट करने का। हर कोई इसी रास्ते पर आंख बंद करके भाग रहा है। बिल्कुल, मतलब इस विश्वास के साथ भाग रहे हैं कि यही वो इकलौता नक्शा है जो सफलता तक ले जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही एक बहुत बड़ी साजिश हो? एक ऐसा जाल जिसे इस तरह से बुना गया है कि इंसान पूरी जिंदगी बस कड़ी मेहनत करे, लेकिन कभी असल में अमीर ना बन पाए। सही कहा आपने। और साल 1997 में ना एक किताब पब्लिश हुई थी जिसने इसी रटे रटाए फॉर्मूले के चिथड़े उड़ा दिए। अरे रिच डैड पुअर डैड। अरे उस किताब ने तो वित्तीय दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दिया था। एकदम। इस किताब ने दुनिया को बताया कि जो रास्ता सबसे सुरक्षित लगता है वही असल में सबसे बड़ा धोखा है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी धोखे को डीकोड करने वाले हैं। मेरा मतलब है हम ये समझेंगे कि क्यों सिर्फ नौकरी करके कोई अमीर नहीं बनता। और वो कौन सा माइंडसेट है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में किसी जादुई इन्वेस्टमेंट प्लान की बात नहीं की है। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं बताया उन्होंने। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने इंसान के दिमाग की कंडीशनिंग को चुनौती दी है। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में बताया कि गरीबी और अमीरी के बीच का जो असली अंतर है ना, वो बैंक बैलेंस में नहीं है। तो वो अंतर कहाँ है? वो अंतर सोच और वित्तीय शिक्षा में है। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि जो शिक्षा प्रणाली हमें मिली है वो कामगार बनाने के लिए डिजाइन की गई है, मालिक बनाने के लिए नहीं। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा झटका है। इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 15 से 20 साल स्कूलों और कॉलेजों में गुजार देता है। हाँ, जहाँ इतिहास की तारीखें रटाई जाती हैं। बिल्कुल, जटिल रसायन विज्ञान के फॉर्मूले सिखाए जाते हैं। लेकिन जिस चीज के इर्द गिर्द पूरी जिंदगी घूमने वाली है, यानी पैसा, उसका विज्ञान तो पूरे सिलेबस से ही गायब है। एकदम गायब है। पैसे को कैसे मैनेज करना है, वो कैसे काम करता है, ये कोई नहीं बताता। तो लोग अपनी पूरी जवानी बस एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तैयारी में झोंक देते हैं। मैं सोचती हूँ कि इतनी पढ़ाई के बाद भी लोग पैसों के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए ना हमें उस कहानी की गहराई में जाना होगा जहां से रॉबर्ट कियोसाकी के इस नजरिए का जन्म हुआ। वो दो पिता वाली कहानी। हाँ, उनके पास बचपन से ही जीवन को देखने के दो बिल्कुल अलग चश्मे थे। उनके सगे पिता, जिन्हें उन्होंने पुअर डैड कहा, वो समाज के हर मापदंड पर एक बेहद सफल इंसान थे। मतलब उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं, वो एक हाईली एजुकेटेड सरकारी अधिकारी थे। बिल्कुल, और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इसके ठीक विपरीत उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। और दिलचस्प बात यह है कि रिच डैड ने कभी 8वीं कक्षा भी पूरी नहीं की थी। उनके पास कोई डिग्रियां नहीं थीं। कोई डिग्री नहीं थी। अब अगर बाहर से देखा जाए तो कोई भी यही सोचेगा कि वो हाईली एजुकेटेड पुअर डैड ही असल में जीवन में ज्यादा खुश और सुरक्षित होंगे। हाँ, क्योंकि समाज तो यही सिखाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। पुअर डैड के घर में हमेशा एक तनाव का माहौल रहता था। बिलों का ढेर, ईएमआई का प्रेशर और अगले महीने के खर्चों की चिंता। मतलब इतनी अच्छी सैलरी के बाद भी वो हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते थे। उनका तो एक ही मंत्र था ना, कड़ी मेहनत करो और एक सुरक्षित नौकरी बचाए रखो। सही कहा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी इंसान के पास एक ऐसी बाल्टी हो जिसमें नीचे कई सारे छेद हों। अरे, ये बहुत अच्छा उदाहरण है ना? वो इंसान उस बाल्टी को भरने के लिए कितनी भी बड़ी और तेज पानी की पाइप लगा ले, चाहे वो कितना भी पानी भर ले, बाल्टी हमेशा खाली ही रहेगी। क्योंकि पानी तो छेदों से बह रहा है। बिल्कुल। पुअर डैड की सैलरी वो पानी की पाइप थी जो लगातार बड़ी हो रही थी, लेकिन उनके खर्चों और उनकी सोच के जो छेद थे ना, वो उस पैसे को कभी टिकने नहीं देते थे। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा और वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। पुअर डैड बुरे इंसान नहीं थे या वो कम समझदार नहीं थे। समस्या उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग थी। वो कैसे? उनका मानना था कि पैसा एक सीमित संसाधन है जिसे किसी बड़े संस्थान या सरकार के लिए काम करके ही सुरक्षित किया जा सकता है। तो जब इंसान किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करता है तो वो अनजाने में अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथों में सौंप देता है। एकदम सही। जबकि रिच डैड का नजरिया इसके बिल्कुल उलट था। उनका मानना था कि सुरक्षा एक भ्रम है, असली ताकत जोखिम को समझने और खुद के लिए अवसर पैदा करने में है। लेकिन वो नजरिया रॉबर्ट ने किसी क्लासरूम में तो नहीं सीखा था। वो कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगती है जब 9 साल के रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा था कि अमीर कैसे बना जाता है। हाँ, वो वाकया बहुत मशहूर है।
रिच डैड ने उन्हें कोई ब्लैक बोर्ड पे लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने उस छोटे से बच्चे को सीधे अपने सुपरमार्केट में काम पर लगा दिया। वो भी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे की मामूली सी पगार पर। हाँ, और कुछ ही हफ्तों में उस बच्चे का धैर्य टूट गया। वो गुस्से में नौकरी छोड़ने और शिकायत करने पहुंच गया। और तब रिच डैड ने वो ऐतिहासिक सबक दिया कि गरीब और मिडिल क्लास लोग सैलरी के लिए काम करते हैं और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं। बल्कि उन्होंने ये कहा था कि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। उस 10 सेंट की पगार के पीछे ना एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक चाल थी। मतलब वो उन्हें कुछ महसूस कराना चाहते थे। रिच डैड असल में उस बच्चे को उस चक्रव्यूह का स्वाद चखा रहे थे, जिसमें दुनिया के 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। इसी चक्रव्यूह को रैट रेस कहा जाता है। रैट रेस, ये शब्द बहुत सुना है, लेकिन इसे अगर ड्रामेटिक अंदाज में समझें तो ये एक कभी न खत्म होने वाला लूप है। इंसान सुबह उठता है, काम पर जाता है और महीने के अंत में एक सैलरी पाता है। और उसके बाद क्या होता है? उस सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सीधे टैक्स में कट जाता है, जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। हाँ, और जो बचता है उससे घर के बिल, गाड़ी की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के कर्ज और जीवन यापन के खर्चे पूरे किए जाते हैं। और जैसे ही बैंक अकाउंट खाली होता है, डर हावी हो जाता है। इंसान अगले महीने फिर उसी नौकरी पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ना एक उलझन है। बताइए। मान लेते हैं कि कोई इंसान एक फैक्ट्री में दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है, वो एक ईमानदारी की जिंदगी जी रहा है और अपने परिवार को पालने के लिए सैलरी कमा रहा है। तो क्या सैलरी मिलना या उसके पीछे भागना सच में इतना गलत है? देखिए, पैसा कमाना या मेहनत करना कतई गलत नहीं है। आखिर खर्चे चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या सैलरी नहीं है, बल्कि समस्या उस साइकिल में फंस जाना है। जब कोई इंसान सिर्फ अपनी मेहनत के बदले सीधे तौर पर सैलरी लेता है, तो वो टैक्स के मामले में सबसे ज्यादा नुकसान में रहता है। अच्छा, टैक्स की वजह से? हाँ, दुनिया भर का टैक्स सिस्टम इसी तरह डिजाइन किया गया है। एक कर्मचारी पहले पैसे कमाता है, फिर उस पर तुरंत टैक्स करता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है उससे वो अपने खर्चे चलाता है। जबकि अगर कोई बिजनेस ओनर है? हाँ, एक बिजनेस ओनर या निवेशक पहले पैसे कमाता है, फिर अपने सारे खर्चे पूरे करता है, और अंत में जो बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देता है। बाप रे, ये तो सिस्टम के काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और रैट रेस की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जब इंसान ज्यादा मेहनत करके प्रमोशन पाता है और उसकी सैलरी बढ़ती है, तो उसका टैक्स भी बढ़ जाता है। और साथ ही उसकी जीवन शैली के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नया फोन, नई गाड़ी, मतलब इंसान सपने देखना छोड़ देता और बस बिल भरने में लगा रहता है। एकदम सही। वो इस दौड़ में और तेज भागने लगता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। मतलब ये दौड़ एक ट्रेडमिल की तरह है, जहां रफ्तार तो बढ़ती है लेकिन दूरी तय नहीं होती। हाँ, और इसी से बचने का जो उपाय इस किताब में बताया गया है, वो एसेट और लायबिलिटी का सिद्धांत है। ये किताब का सबसे मशहूर हिस्सा है। वैसे सुनने में ये कॉमर्स के बहुत ही नीरस और भारी भरकम शब्द लगते हैं, लेकिन कियोसाकी ने इसे इतनी सरल भाषा में समझाया है कि कोई भी हैरान रह जाए। उनका नियम बहुत सीधा है ना। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स या किराए की इनकम। हाँ, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले, जैसे महंगे फोन, बड़ी कार या दिखावे की चीजें। तो अमीर और गरीब के माइंडसेट का फर्क यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। अमीर पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर लग्जरी खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले लग्जरी यानी लायबिलिटीज खरीद लेते हैं और फिर जिंदगी भर ईएमआई भरते रहते हैं। सही कहा। पारंपरिक अकाउंटेंट हर उस चीज को एसेट मान लेते हैं जिसकी कोई कीमत हो, लेकिन रिच डैड का नियम सिर्फ कैश फ्लो यानी पैसे के बहाव पर निर्भर करता है। मतलब अगर कोई चीज नियमित रूप से पैसे कमा कर नहीं दे रही है तो वो एसेट नहीं है। मैं इसे एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझाती हूँ। हाँ, बताइए। एसेट खरीदना मतलब एक ऐसा पेड़ लगाना जो हर साल फल दे। शुरुआत में उस पेड़ को पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, मेहनत लगती है शुरू में। लेकिन एक बार जब वो बड़ा हो जाता है तो वो बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के हर मौसम में फल देता रहता है। इंसान सो भी रहा हो तो भी पेड़ अपना काम कर रहा होता है। बहुत खूबसूरत उदाहरण है यह। और इसके विपरीत लायबिलिटी खरीदना एक बहुत ही महंगा चमचमाता हुआ सजावटी गमला खरीदने जैसा है। वो घर में रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है, पड़ोसी भी देखकर तारीफ करते हैं, लेकिन वो कभी कोई फल नहीं देता। बिल्कुल नहीं। उल्टा हर दिन उसे साफ करने, चमकाने और सुरक्षित रखने में इंसान का पैसा और समय बर्बाद होता रहता है। आज के समाज में लोग अमीर दिखने के चक्कर में असल में और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। वो महंगे कपड़े और फोन ईएमआई पर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, शायद इस पर बहुत से लोग भड़क भी जाएं।
दुनिया का हर इंसान यही कहता है कि अपना घर सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, ये बहुत आम सोच है। लेकिन ये किताब तो कहती है कि घर एक एसेट है ही नहीं। और यही इस किताब का सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला हिस्सा है। लोग इसलिए भड़कते हैं क्योंकि उनका अपने घर के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। लेकिन अगर हम भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ गणित को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जब कोई इंसान 30 साल के लिए होम लोन लेकर एक बड़ा घर खरीदता है तो असल में वो घर उस इंसान का एसेट नहीं होता। तो किसका होता है? वो उस बैंक का एसेट होता है जिसने लोन दिया है। अरे हाँ, क्योंकि पैसा हर महीने बैंक की जेब में जा रहा है, इंसान की जेब में तो आ नहीं रहा। सटीक विश्लेषण। उस घर को मेंटेन करने का खर्च, उसका प्रॉपर्टी टैक्स, उसका बीमा और ईएमआई का भारी भरकम ब्याज, ये सब उस इंसान की जेब से हर महीने पैसा बाहर निकाल रहा है। तो वो लायबिलिटी बन गया। बिल्कुल। अमीर लोग घर नहीं खरीदते ऐसा नहीं है, लेकिन वे घर खरीदने का तरीका अलग रखते हैं। वे पहले फलदार पेड़ यानी असली एसेट्स बनाते हैं। और जब उन एसेट से हर महीने इतना मुनाफा आने लगता है जो खर्चों से ज्यादा हो, तब वे उस पैसे से घर खरीदते हैं। हाँ, वे कभी भी अपनी खून पसीने की कमाई को सीधे किसी ऐसे गड्ढे में नहीं डालते जो सिर्फ पैसा सोखता हो। ये सब इतना तार्किक है, फिर भी स्कूल हमें ये सब क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जड़ें औद्योगिक क्रांति के दौर में हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में। हाँ, उस समय के बड़े उद्योगपतियों को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं थी जो खुद का बिजनेस खड़ा कर सकें या स्वतंत्र रूप से सोच सकें। उन्हें तो बस कर्मचारियों की फौज चाहिए थी। बिल्कुल, ऐसे मजदूर और क्लर्क जो आदेशों का पालन कर सकें, एक ही काम को बार बार करें और एक फिक्स सैलरी पाकर संतुष्ट रहें। इसीलिए रिच डैड ने वो कड़वा सच कहा था कि स्कूल तुम्हें कर्मचारी बनना सिखाता है, मालिक नहीं। हाँ, स्कूलों में गलतियां करने पर सजा दी जाती है, जबकि असल जिंदगी और बिजनेस में इंसान अपनी गलतियों से ही सबसे ज्यादा सीखता है। मुझे वो मैकडॉनल्ड्स वाली कहानी याद आ रही है जो किताब में है। वो इस पूरी बात को शीशे की तरह साफ कर देती है। रेक रॉक वाली कहानी? हाँ, जब मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रेक रॉक ने कुछ एमबीए छात्रों से पूछा था कि मैं किस बिजनेस में हूं, तो सभी छात्र हंसने लगे। सबको लगा कि वो बर्गर के बिजनेस में है। सफलता सिर्फ अच्छा बर्गर बनाने से थोड़ी मिलती है। बिल्कुल। तब रेक रॉक ने जो जवाब दिया वो कमाल था। उन्होंने कहा, मैं बर्गर के बिजनेस में नहीं हूं, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है। इस एक वाक्य में दुनिया के सबसे सफल बिजनेस मॉडल का रहस्य छिपा है। रेक रॉक जानते थे कि दुनिया के हर कोने में ऐसे हजारों लोग हैं जो मैकडॉनल्ड्स से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट बर्गर बना सकते हैं। तो सिर्फ एक अच्छी स्किल होना या कड़ी मेहनत करना काफी नहीं है। नहीं, वो शानदार बर्गर बनाने वाला इंसान अपनी पूरी जिंदगी भट्ठी के सामने पसीना बहा सकता है, लेकिन वो अरबपति नहीं बनेगा। रेक रॉक ने बर्गर की क्वालिटी पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर फोकस किया। उन्होंने जमीनें खरीदी और फ्रेंचाइजी वालों से किराया लिया। मतलब बिजनेस को समझना ज्यादा जरूरी है। एकदम। तो जो लोग दिन रात गधों की तरह कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो सब गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो इंसान उस दिशा को बदलने से कतराता क्यों है? मतलब वो एक घुटन भरी नौकरी क्यों नहीं छोड़ पाता? यहां एंट्री होती है इंसान को गरीब रखने वाली दो सबसे खतरनाक भावनाओं की, डर और लालच। डर और लालच? हाँ, पूरी वित्तीय दुनिया इन्हीं दो भावनाओं पर चलती है। सबसे पहले आता है डर। पैसे के बिना भूखे मरने का डर, बिल न भर पाने का डर। अगर मैं फेल हो गया तो? ये सवाल इंसान को डराता है। बिल्कुल। इसी डर के कारण लोग रिस्क लेने, इन्वेस्ट करने या नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं। वो अपने सपनों को मारकर एक ऐसी नौकरी पकड़ लेते हैं जिससे वो नफरत करते हैं। और जैसे ही महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है, वो डर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। लेकिन तुरंत ही उसकी जगह लालच ले लेता है, बस थोड़ा और पैसा मिल जाए। हाँ, फिर इंसान सोचता है अब मैं वो नया मोबाइल ले सकता हूँ, बड़ी टीवी ले सकता हूँ। ये एक खतरनाक लूप है। डर इंसान को काम पर भेजता है और लालच उससे वो पैसे खर्च करवा देता है। इसी डर और लालच के चक्र को भेदना ही असल में वित्तीय रूप से साक्षर होना है। और इसका सबसे पहला कदम है अपनी भाषा को बदलना, सवालों का जादू समझना। वो कैसे? देखिए, जब भी कोई महंगी चीज सामने आती है तो गरीब सोच वाला इंसान तुरंत हथियार डाल देता है। वो कहता है मैं ये नहीं खरीद सकता। और ऐसा बोलते ही उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, उसे एक बहाना मिल जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक अमीर सोच वाला इंसान पूछता है मैं इसे खरीदने लायक कैसे बन सकता हूँ? अरे वाह, ये बहुत गहरा फर्क है। मैं कैसे कर सकता हूँ पूछते ही दिमाग रास्ते तलाशने लगता है, समाधान निकालता है। हाँ,
अमीर लोग अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी नॉलेज से फैसले लेते हैं। गरीब लोग समस्याओं पर फोकस करते हैं और अमीर लोग अवसरों पर। यही कारण है कि अगर बिना वित्तीय ज्ञान के किसी इंसान को पैसा मिल भी जाए, जैसे लॉटरी जीतने वालों को, तो वो पैसा चला जाता है। क्योंकि पैसा तो आ गया लेकिन नॉलेज नहीं थी। हाँ, लेकिन अगर नॉलेज है तो इंसान बार बार पैसा बना सकता है। अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं, माइंडसेट से होती है। तो चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि असली आज़ादी का मतलब हर महंगी चीज खरीदना नहीं है, बल्कि समय की आज़ादी है। बिल्कुल। जब पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। तो इस डीप डाइव के अंत में एक गहरे सवाल के साथ हम श्रोताओं को छोड़ते हैं। आज जो भी चीजें कोई इंसान दिन रात पसीना बहाकर कमा रहा है, उनके बारे में शांति से एक पल के लिए सोचिए। क्या सोचना है? यही कि क्या वो चीजें, वो सैलरी उस इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रही हैं, या वो सिर्फ उसकी अपनी रैट रेस की जंजीरों को और मजबूत कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी की भी सोच बदल सकता है।